ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिक्र करते हैं उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। 4 सालों से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया है। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन बीजेपी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। उधर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सांसद अजय भट्ट, सांसद अनिल बलूनी जैसे तमाम नेता हैं जिनका नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। उधर बीजेपी ने उत्तराखंड के सभी पार्टी विधायकों की बुधवार सुबह 11 बजे देहरादून में बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। पार्टी की ओर से रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेजा जाएगा। एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट उत्तराखंड में हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल जवाब तो लिए नहीं, एक स्टेटमेंट पढ़कर वो चलते बने। एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि भाई कारण क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली में ये सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने सिर्फ खुशी जाहिर की कि वो बीजेपी के शुक्रगुजार हैं कि बहुत साधारण पृष्ठभूमि से होते हुए भी वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, और ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही। अब सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड की राजनीति में रातों रात ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री बदलने की दरकार आन पड़ी। तमाम नेताओं को आप उनके साथ देख रहे हैं। सतपाल महाराज भी साथ में हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो भी हैं। हालांकि जब उनका जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में आती है कि उनकी कांग्रेस की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं ताजपोशी की राह में आड़े आ सकती है। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है, आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी, और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। त्यागपत्र सौंपकर आ गया हूं, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। बीती रात लगातार ये घटनाक्रम चला। पहले कहा गया कि देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दिल्ली में भी बैठकों के तमाम दौर चले, और अब उत्तराखंड के इस पूरे अध्याय का पटाक्षेप हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उनके स्थान पर कौन होगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। संजय सिंह, बीजेपी के नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आप ही से समझना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की इन्होंने, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर कहीं ना कहीं भावुकता और एक किस्म की निराशा का भाव था। कोशिश की थी उन्होंने कि वो ये एक्सप्लेन कर पाएं केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि उनका बनाए रहना ही उचित है। अचानक ऐसा क्या हो गया, आप बताइए। देखिए, किसी भी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी मुख्यमंत्री का जो काल होता है वो विकास, संगठन, केंद्र के साथ उसके परस्पर संबंध और जनता के साथ उनकी कड़ी, ये 4 विषय इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर इसमें से कोई एक कड़ी फेल हो जाए तो हमें लगता है कि वो किसी न किसी स्थिति से वो दिक्कत में आ जाते हैं।
मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो जन कल्याण के लिए जितने किए गए कार्य थे वो अपने आप में बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी समझ आता है कि जो उनका अंदरूनी मैनेजमेंट था, जो उनके विधायकों के साथ उनकी स्थिति थी, या जनता के बीच में जो उनका कुछ ऐसी ये केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं से इसमें आत्म संतुष्टि नहीं रही होगी, आत्मनिर्भरता नहीं रही होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने तय किया है जो जनता के बीच में पॉपुलरिटी है, जो जनता के बीच में इस बात के लिए माने जाते हैं कि उनकी कनेक्टिविटी रही है जनता के साथ, उन्हें हमेशा इस बात के लिए आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए सरकार प्रयास करती है। क्योंकि कोई भी पद किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं जाना जाता है। जो पद पर आएगा उस पॉलिसी को, भाजपा की जो अपनी पॉलिसी है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना इस्तीफा दिया है। अब कोई बहुत सारे चेहरे हैं, कोई धन सिंह रावत जी भी हैं, बहुत सारे ऐसे भाजपा के पुराने चेहरे हैं जिनके ऊपर ये 1 साल का कमान और दी जाएगी, जिससे कि वो बेहतर कर सके वहाँ के। किसके हाथ में कमान होगी, लौटेंगे हम इस सवाल पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योत्सना भी थोड़ी देर में जुड़ेंगी देहरादून से। राहुल जी का रुख करते हैं। राहुल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, क्या वाकई ये कहने का पर्याप्त कारण है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहते हैं तो बीजेपी के लिए अगला चुनाव जीत पाना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो एक तरह से वो विधायकों की पसंद नहीं थे। अगर उत्तराखंड के हम लोग समाचारों पे ध्यान देते हैं, वहाँ की घटनाओं पे ध्यान देते हैं, तो जो बीजेपी के विधायक थे, बड़े संख्या में विधायक शुरुआत से ही नाराज थे और ये नाराजगी समय के साथ बढ़ती चली जा रही थी। और नाराजगी का स्तर ये था कि कई सारे लोग, तो अब कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अब इस्तीफा देने की भी उन लोगों ने घोषणा कर दी थी कि या तो आप मुख्यमंत्री को बदलिए या तो हम लोग त्यागपत्र दे देंगे। लेकिन केवल यही एक पर्याप्त कारण नहीं था, क्योंकि देखिए जिस तरह से घटनाएं गैरसन में जो है कि वो बजट सत्र जो है कि उनके जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ पे बजट सत्र चल रहा था, अचानक से बजट सत्र को समाप्ति की घोषणा की जाती है और फिर उस दिन जो है कि बीजेपी के स्पेशल कोर ग्रुप की जो है कि बैठक देहरादून में रखी जाती है। तो जो आपाधापी मची हुई थी कि सब लोग तेजी से भाग भाग के जो है कि देहरादून जा रहे थे, उसी समय से स्पष्ट हो चुका था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो अपने बयान दिए कि 18 मार्च को हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला था, अभी हमारे 4 वर्ष के कार्यकाल में कहीं न कहीं 9 दिन बचे हुए रहे, ये एक दर्द भी उन्होंने कहीं न कहीं प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो आंतरिक तौर पे जो अपना सर्वे कराया था, उस सर्वे में भी, उस सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार भी सबसे परफॉर्मेंस के आधार पे भी उनका परफॉर्मेंस सबसे कम आ रहा था। और बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, ये भी एक अपने आप में संयोग की बात है कि उत्तराखंड में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो। नारायण दत्त तिवारी को अगर छोड़ दें तो सबकी सरकार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही चली जाती है। सरिता हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की तमाम गतिविधियों पर लगातार नजर रखती हैं। सरिता, कितना अप्रत्याशित था ये फैसला आपके लिए? और ये खासतौर से आपसे पॉइंटेड रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा कि जो पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट दी केंद्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड के बारे में, उसमें उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 दिन से जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही थी कि शायद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है अपना पद छोड़ सकते हैं या उनसे पद से इस्तीफा मांगा जा सकता है, क्योंकि वो दिल्ली दौरे पर भी थे। उन्होंने दिल्ली आकर यहाँ पर मुलाकात भी की, नड्डा से मुलाकात की, अनिल बलूनी से मुलाकात की। उसके बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि शायद अब वो उनका पद पर बने रहना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार आंतरिक जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ रहे थे, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पद ग्रहण किया था उसी वक्त साइलेंट बोर्ड पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। माना ही जा रहा है कि दलों का एक गुट जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को पसंद नहीं करता था और साफ तौर पर यह मांग की जा रही थी कि वो सीएम के लिए ठीक नहीं है। अभी 4 साल, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को 4 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के बाद साफ तौर पर जब मीडिया से वो मुताकिब हुए तो और साफ तौर पर उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया और कहा कि पार्टी ने उन्हें ना इतना सम्मान दिया और सीएम कैंडिडेट पर रख के उन्होंने 4 साल जिस तरीके से काम किया है और ये पार्टी के लिए वो आभारी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर कमी कहाँ रह गई, क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं और जो आंतरिक जो विधायक हैं वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे और लगातार ये एक सुर में यही मांग हो रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव होने वाले, ऐसे में पार्टी कोई भी ऐसा
माइनस पॉइंट नहीं रखना चाहती थी जिससे पार्टी को नुकसान हो सके। तो ऐसे में पार्टी ने फैसला ले लिया है और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना पद छोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? संजय जी से पूछना चाहेंगे। हालांकि बीजेपी का जो नेतृत्व है, तमाम सारे नाम सामने आ रहे हैं। अनिल बलूनी का नाम भी सामने आ रहा है और वो भी खास तौर से करीबी माने जाते हैं अमित शाह साहब के और प्रधानमंत्री मोदी के। उधर से धन सिंह रावत भी आरएसएस का वरदस्त उनको प्राप्त है। कौन होगा मुख्यमंत्री अगला? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व अभी उत्तराखंड की यात्रा पर पहुंच जा चुकी है और वो वहाँ सभी विधायकों से बात करेगी। विधायकों से बात करने के बाद जो उनको लगेगा कि जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विधायक संतुष्ट रहेंगे और जो वहाँ पे लोकप्रियता के मापदंड में अव्वल रहेंगे, स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हीं को विधायक, उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। तो इसमें लगता है कि ये पार्टी का अपना निर्णय, और पार्टी ने शायद इसलिए पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ रमन सिंह और जैसे बड़े नेताओं को भेजा है कि वो जाएँ और वहाँ से एक पूरा रिपोर्ट जो है लेके पहुँचे कि अगला मुख्यमंत्री वहाँ के लिए कौन बन सकता है। राहुल जी, धन सिंह रावत का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। आपको लगता है, उनके लिए चॉपर भी भेजा गया था अलग से बुलाने के लिए, आपको लगता है कि ये नाम इसलिए भी शॉर्टलिस्ट हो सकता है क्योंकि यही वो नाम है जो कि अगर चुना जाता है तो इससे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी आपत्ति नहीं होगी? ना, बिल्कुल पूरा प्रयास एक तो ये होगा कि इसमें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सहज रहे अपने उत्तराधिकारी को लेके, और वहाँ पे जो अधिकांश विधायक हैं उनमें भी एक तरह से सहमति बनाया जा सके, क्योंकि वो जो असंतुष्टि का भाव है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उस असंतुष्टि के भाव के साथ जो है वो चुनाव में जाया जाए। तो ये जो हाल फिलहाल में जो पूरी घटना घटी है 3-4 दिनों के बीच में, ये घटना अगर हम लोग देखें उत्तराखंड में काफ़ी अप्रत्याशित किस्म की घटना रही है और वो विरोध का स्वर जो है आशुतोष जी वो काफ़ी ऊपर था। यानी आप इसमें जबकि मोदी और जो अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें किसी निर्णय को त्वरित तौर पे अगर किसी को बनाया गया है और 4 साल तक का कार्यकाल पूरा होने वाला है। हमें याद है कि जब झारखंड में बहुत ज़्यादा मांग हो रही थी रघुवर दास के जो है कि उनके नाम को बदलने को लेके, लेकिन फिर भी वो नाम बदला नहीं गया था। को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं है राहुल जी कहीं? नहीं, देखिए दोनों चीज है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने की भी कोशिश है, लेकिन अभी जो ये घटनाक्रम की शुरुआत हुई है जो तो उसमें कहीं न कहीं इसकी शुरुआत विधायकों की तरफ से हुई। तो विधायक, और अब देखिए विधायकों से जब सवाल पूछा जाता था कि आप त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैसा महसूस करते थे, तो पब्लिकली वो किसी ने आके ये नहीं कहा कि हमें विरोध है, लेकिन देखिए उनके स्वर किस रूप में होते थे कि नहीं, हमारे बात को अधिकारी महत्ता नहीं देते हैं, हम लोग जब जाते हैं अधिकारी या पुलिस के लोगों को तो वो हमें महत्व प्रदान नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है। तो जो विधायकों की शिकायत होते थे, जो मीडिया के सामने वो लोग आके कहते थे, उनकी सामान्य रूप से शिकायत ये होती थी कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है, जहाँ पे कि विधायकों की भी नहीं सुनी जाती है, सरकार की भी नहीं सुनी जाती है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट आलोचना वो लोग मुख्यमंत्री की करते थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में वो लोग खुल के कहते थे कि हम लोगों को त्रिवेंद्र सिंह रावत पसंद नहीं है। तो ये देखिए कहीं न कहीं विधायकों का एक बड़ा सा विद्रोह था और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर अगर इस तरह से वो अलोकप्रिय थे तो फिर वो उनको 4 वर्ष का भी समय क्यों दिया गया? तो सवाल ये भी उठेंगे आगे चल के कि क्योंकि एक काफी हम लोगों को उम्मीद थी कि एक ये भी 5 साल का टेन्योर पूरा करने वाले मुख्यमंत्री, चूंकि 4 वर्ष जब इनके हो ही गए थे, 2020 से इनकी स्थिति डगमगा रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये 2021 तक भी ये पहुंच गए थे, तो ऐसे में लग रहा था कि संभवतः ये बने हुए रहे। और इसीलिए थोड़ी सी भावुकता भी उनके चेहरे पर थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, हमारी सहयोगी ज्योत्सना वहां पर मौजूद थी और उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से इनको जानती हैं और उनसे काफ़ी इंटरेक्शन की है। वो ये कह सकती हैं कि वो अंदर से काफ़ी टूटे हुए हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से चल रही राजनीतिक उठापटक में अब मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन नए दावेदारों की भी कमी नहीं है। जिन नामों पर अटकलें तेज हो रही हैं उनमें शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी और राज्य के एक और विधायक पुष्कर धामी का नाम चर्चा में तेजी से आ रहा है। डॉक्टर धन सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहली पसंद भी हैं। उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी राजनीतिक पकड़ को देखते हुए एक दावेदार हो सकते हैं, उन पर भी दांव लगाया जा सकता है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व सीएम रह चुके रमेश पोखरियाल और सांसद अजय भट्ट का नाम भी चर्चा में आ गया है। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का अगर जिक्र किया जाए तो हम क्या ये कह सकते हैं कि धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे लिया जा सकता है, क्योंकि यही वो नाम है जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी आपत्ति नहीं होगी और संघ का भी आशीर्वाद उनको माना जाता है? बिल्कुल, अगर इस समय जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी पसंद की बात करें, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन की बात करें, तो वहां पर धन सिंह रावत एकदम फिट बैठते हैं। धन सिंह रावत अब भी
यानी कि आज तक भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ बिल्कुल साथ साथ चलते रहे, उनके साथ हर कार्यक्रम में रहते थे। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग भी थी। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी संगठन में धन सिंह रावत को क्राइसिस मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता है, यानी कि संगठन हमेशा उनको इस तरीके की जिम्मेदारी देता रहा, जहां भी क्राइसिस रहा उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। हाँ, धन सिंह रावत का जो प्रशासनिक अनुभव है वो ज़रूर कम है, क्योंकि पहली बार वो विधायक बने, पहली बार वो मंत्री बने हैं, लेकिन उनके पास उच्च शिक्षा और सहकारिता जैसे विभाग है जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार काम अब तक किया है। जी जी ज्योत्सना, तो अगर एक चीज पर और चाहूंगा कि आप रोशनी डालें कि क्या उप मुख्यमंत्री पद का भी यहाँ पर ऐलान हो सकता है, कोई उप मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इस समय जो इक्वेशन आ रही है उसे देखते हुए इसकी संभावना हो सकती है। अगर धन सिंह रावत या सतपाल महाराज गढ़वाल रीजन से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उप मुख्यमंत्री का पद कुमाऊं रीजन को दिया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको आशुतोष बताऊं कि बीजेपी ने जो सर्वे किया और संघ ने जो सर्वे किया है, सबसे ज्यादा आक्रोश कुमाऊं रीजन में आया है। सबसे ज्यादा सीटों में कमी सर्वे में कुमाऊं रीजन में आई है। तो कुमाऊं रीजन को साधना बीजेपी के लिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इसीलिए राजनीतिक तौर पर, यह प्रशासनिक तौर पर कुमाऊं को अब किया जाएगा ऐसा लगता है। और जो डिप्टी सीएम की एक बात हो रही है, तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी एक नया एक्सपेरिमेंट हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर भी कर ले कि दोनों रीजन कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को साधने के लिए सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बना दे, ताकि वर्कलोड भी कम। नहीं, ये इसकी जो ज्योत्सना जी के बातों से मैं 100% सहमत हूँ। इसकी बहुत ही प्रबल संभावना है कि हम लोगों को उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, ये दोनों पद दिखें। क्योंकि देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को अगर संतुलन बनाना है तो उनको दोनों पक्षों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और ये सब आरोप प्रत्यारोप जब से ये बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तब से ये लगातार ये परिस्थितियां वहां पे बनती जा रही थी और असंतुलन लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो इसलिए ये जब पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये चर्चा में है कि अगर वो हटते हैं तो फिर अगली जो व्यवस्था बनेगी तो उसमें हम लोगों को एक सीएम और डिप्टी सीएम, तो वो दोनों वहाँ पे काफ़ी संभावित है कि ये दो, यानी कि डिप्टी सीएम वाली व्यवस्था हम लोगों को उत्तराखंड में दिखेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण मामला है यहाँ पे कि अब उत्तराखंड इलेक्शन के दरमियान में जो है कि वो चुनावी बयार में जाने वाला है। तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में नहीं चाहेगी कि ना तो उनके विधायकों में आक्रोश रहे, ना तो उनके सरकार के प्रति किसी तरह का बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ वो गवर्नमेंट में जाए। जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा था झारखंड का कि वहां पे उनको रघुवर दास के नाम के साथ जाने से काफी नुकसान भी हुआ था। तो उस पक्ष से भी बचने का एक तरह से ये जो निर्णय लिया गया, इसमें एक साथ इन्होंने कई निशाने साधने के प्रयास किए हैं। लेकिन हाँ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में संतुलन कैसे बनेगी, ये एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी आशुतोष जी बनी हुई रहेगी। संजय जी, मान लें कि उप मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में होने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि ज्योत्सना हमें बता रही है कि कुमाऊं क्षेत्र को साधने की कोशिश है। देखिए, उत्तराखंड का जो अपना ज्योग्राफिकल है उसमें कुमाऊं और गढ़वाल दो तरीके का अपने एक व्यवस्था है, और ये संभावना जताई जा सकती है कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट है, इसको क्राइसिस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए संभावना है कि वहाँ पे उप मुख्यमंत्री का भी दिया जाए, उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए, ऐसी संभावनाएं निकल के आती हैं। लेकिन ये पार्टी को तय करना, और मुझे लगता है कि पार्टी इसमें बखूबी आज नहीं तो कल तक इस बात को तय कर लेगी कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होंगे और क्या उस मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री की ज़रूरत है या वो सर्वमान्य है उत्तराखंड के अंदर। तो इस पर पार्टी अपना विचार करेगी, और मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक में ये मामला निपट जाएगा और वहाँ के जो मुख्यमंत्री अगले होंगे वो कहीं न कहीं से पूरे उत्तराखंड के लिए मान्य होंगे और सब में लोकप्रिय होगी, ऐसी बात पार्टी सोच रही है। ज्योत्सना, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? हम जिक्र सतपाल महाराज का करें, आपको याद होगा 2016 का वो दौर जबकि वो कांग्रेस में थे, और उस वक्त जब सरकार की बदली हुई थी तब उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या ये पृष्ठभूमि उनके नाम के आड़े आ सकती है या फिर वो भी एक दावेदार माने जाएं? देखिए, सतपाल महाराज 2017 में भी प्रबल दावेदार थे। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से सतपाल महाराज के बहुत अच्छे संबंध हैं, और संघ से उनकी नज़दीकियां बेहद शानदार हैं। संघ प्रमुख से खास तौर पर उनके बेहद अच्छे संबंध हैं। वो हर तरीके से हाईकमान की पसंद थे 2017 में भी, लेकिन जो आड़े आया वो आया उनकी पृष्ठभूमि, यानी कांग्रेस की पृष्ठभूमि। 2014 में ही वो बीजेपी में आए थे, उससे पहले वो कांग्रेसी थे, और इसी वजह से बीजेपी के विधायक उनके नाम पर एकमत नहीं हुए। यहाँ तक कि कांग्रेस से आए हुए
जो विधायक थे, यानी कांग्रेस में बगावत करके जो बीजेपी में आए थे, बहुगुणा ग्रुप था, वो भी सतपाल महाराज के नाम पर एकमत नहीं हुआ था। और ऐसे में लॉटरी लगी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय सर्वमान्य नहीं थे, लेकिन जब हाई कमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भेजा आशुतोष, तो सभी लोगों ने मान लिया। मैं आपको बताती हूँ कि 2017 में 18 मार्च को उन्होंने ओथ ली थी और 15 मार्च को जहां पर खड़े होकर मैं आपके लाइव दे रही हूँ, यहीं पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुझे मिले थे और मैंने पूछा था कि आगे क्या इरादा है। उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मेरे बारे में अमित शाह भी जानते हैं और मोदी जी भी जानते हैं, और जब मुझे निर्देश आएगा तब मैं दिल्ली जाऊंगा। उसके कुछ घंटे बाद वो दिल्ली चले गए थे और यहाँ पर स्वीकार्य हुए थे। तो कल भी दिल्ली से लिफाफा आएगा आशुतोष। आप तो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को, कि फैसले हाईकमान करता है और उस फैसले को नया स्वरूप दिया जाता है विधानमंडल दल की बैठक में। तो लिफाफा वहां से आएगा और उस लिफाफे में मोहर कल 11 बजे यहाँ तो देखना है कि उस पिटारे में होगा क्या। ये काफी महत्वपूर्ण होगा, बहुत कम इंतजार हमको करना होगा। बहुत संक्षेप में कुछ एक लाइंस में राहुल जी आपका रिस्पांस। जी जी, मैं चाहूंगा कि जी बताएं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ये जो लिफाफा सिस्टम है ना, इसी के कारण से कांग्रेस को भी एक जमाने में काफी नुकसान हुआ, और ऊपर से जब आप इस तरह से किसी को नेता को आप बना देते हैं स्थानीय विधायकों के बिना किसी चीज़ के, तो ऐसी स्थितियां आती हैं। तो ये इसलिए इस व्यवस्था से कांग्रेस को भी बचनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी बचनी चाहिए। में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। सत्ता तो बीजेपी की रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा। कौन होगा, कल 11 बजे तक का इंतजार हमको करना होगा और दिन तक फैसला आ सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल लाल जी, संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योत्सना, आपने हम तक एक एक अपडेट देहरादून से पहुंचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से सरिता हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।